दरअसल ये वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड हमने, और इसकी डायरेक्शन को कौन डिफाइन करेगा, मैग्नेटिक। हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, क्यों हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, ये हमने लास्ट टाइम कहा था डिफेक्ट ऑफ सुपर एटॉमिक मॉडल में कि अगर एक लाइन आ रही थी स्पेक्ट्रम की, उस लाइन स्पेक्ट्रम को जब हम उतारते थे स्पेक्ट्रोमीटर में से, तो उस वक्त हमने कहा था कि फाइन स्पेक्ट्रम आता था। फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, ऐसे ही कर रहे। फिर अब अगर हम उसी लाइन को, जो कि हमें एक सिंगल लाइन मिल रही है स्पेक्ट्रम में, इसको पास करते हैं, ये दो साइंटिस्ट का पीछे हमने आइडिया पढ़ा था, सीमन और साल्ट, उसमें से एक ये था, अगर हम इसको पास करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से, या हम इसको पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें से पास होने पर भी ये लाइन अपने कंपोनेंट लाइन में क्या हो जाती थी, स्प्लिट हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ हम वही मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया पढ़ेंगे कि जब लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं उस रेडिएशन को, तो वो क्यों स्प्लिट अप हो जाया करती है अपने डिफरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं। हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये एंगुलर मोमेंटम की क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम उधर डिफाइन कर चुके हैं। ये कुछ ना टॉपिक बुक में ऐसे लिख दिया गया होगा, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो फिर हमें बुक की कुछ वर्डिंग समझ आएगी कि उसमें दरअसल उसने लिखा क्या है। ठीक है, तो हम एंगुलर मोमेंटम को कल रिप्रेजेंट कर रहे थे एल से। ये एंगुलर मोमेंटम की मैंने क्या बताई है, डायरेक्शन, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। दरअसल है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट करें ये इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से क्या कर रहा है, रिवॉल्व, और उसके एंगुलर मोमेंटम की ये क्या है, डायरेक्शन है, जिसको हम अप साइड दिखाया करते हैं, और इसी को मैंने यहाँ पर बना दिया, एंगुलर मोमेंटम की ये क्या है, डायरेक्शन है। जैसे आपने देखा है, अगर ये हमारा स्फेरिकल बॉडी है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मार्कर उसको क्या डिफाइन करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, हम इस पर अलोंग द z एक्सिस क्या अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये उसके दिखाया कि z एक्सिस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो कहता है इस एंगुलर मोमेंटम की डिफरेंट डायरेक्शंस बन जाएंगे इसमें, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप को डिफरेंटली क्या करेगा, ओरिएंट करेगा, तरतीब देगा। इस चीज को बुक वाले ने क्या लिखा है, इट इज द स्पेस ओरिएंटेशन। ठीक है, कि स्पेस के अंदर ये जो हमारा वेक्टर था, ये एंगुलर मोमेंटम था, इसने इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप की क्या कर ली, डिफरेंट ओरिएंटेशन कर ली। अब ये ओरिएंटेशन मैं बना रहा हूँ, यहाँ एक ये ओरिएंटेशन इसने दी, एक ये इसकी ओरिएंटेशन है, और ये ओरिएंटेशन किस तरह से आई कि फर्ज करें कि हम इसको एक एक्सिस पर दिखा रहे थे, अप्लाई ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफरेंट एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन जो है हमें नजर आना शुरू हो गई। जैसे मैंने ये मार्कर दिखाया, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इस तरह से। मुझे एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है तो एंड पे पूछिएगा। ठीक है, पहले टॉपिक पढ़ लें, या पहले मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, आवाज का प्रॉब्लम है तो वो बता दें। पहले सुने बच्चे इसको आगे, फिर ये एंगुलर मोमेंटम है, इसकी डिफरेंट क्या बनेगी, डायरेक्शन, और हम इस डायरेक्शन को इस तरह से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो डिफरेंट डायरेक्शन बनी, these are quantized। क्या मतलब है कि ये डायरेक्शन ऐसा नहीं है, जो मैंने ये पॉइंट बना दिए, इसका डायरेक्शन है वो इधर भी बन जाए, या वो इधर बन जाए, या वो इधर बन जाए, ऐसा नहीं है। ये कोई दो डायरेक्शंस की वैल्यू है, या ये है, या ये है, या ये होगी, या इधर होगी, इनके इन बिटवीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि these डायरेक्शंस, यानी जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन आई इनकी एंगुलर मोमेंटम्स की, ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। बात समझ आई? इससे हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू आई है, ये किस तरह से आई, जब मैंने कहा था कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आए थे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तीसरा जो सॉल्यूशन था
उसको हम लोग उसका तीसरे सोल्यूशन को देखते हैं तो वो डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। अब वो जो तीसरा सोल्यूशन है वो कैसे सॉल्व हुआ था, वो सॉल्व हुआ था कि जब हम उसकी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। और वो वैल्यू है क्या, अगर हम पुट करते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकता है प्लस एल से माइनस एल तक इंक्लूडिंग द जीरो डिजिट। ठीक है, मैंने क्या बात बताई, मैंने कहा इसको समझना है आप लोगों ने थोड़ा सा, कि बुक के अंदर ये चीजें ऐसे नहीं लिखी, उसमें डायरेक्ट ये रिलेशन दिए गए हैं तो हमें ऐसे रट्टा लग जाएगा। हम लोगों ने ये करना है कि वो उसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का थर्ड सॉल्यूशन था, जो इक्वेशन सॉल्व हो रही थी वो कब सॉल्व होती थी, जब हम लोग उसके अंदर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यूज क्या करते थे, पुट करते थे। और वो वैल्यू अपनी तरफ से इतनी पुट की कि ये वैल्यू भी क्वांटाइज थी, फिक्स थी, और क्या थी कि प्लस एल से लेकर ये कितनी हो सकती है माइनस एल तक इंक्लूडिंग द जीरो डिजिट। ये जब कहते हैं हम उसमें कंडीशन पुट करते थे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का थर्ड जो सॉल्यूशन था फिर वो करेक्ट जो है वो हो जाता था। और करेक्टली फिर वो क्या डिफाइन करता था कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों अपने कंपोनेंट के अंदर क्या किया करता है, डिसोसिएट करता है, या कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो की वैल्यू दरअसल हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे बताती है इसको हम देखते हैं। इसलिए हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ml से, कि इसकी वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की किस पर डिपेंड करेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं। हम फर्ज करते हैं हमारे पास l है 2, ठीक है, तो इस 2 को यहाँ पुट कर दें, इसका मतलब है 2 यहाँ प्लस में लिखा जाएगा l की जगह, और ये चलते चलते कहां तक जाना है हमने, माइनस l की वैल्यू तक इंक्लूडिंग द जीरो। लेकिन डिफरेंट वैल्यू क्या बनेगी, +2, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा +1, इसके बाद क्या आएगा 0, फिर 0 से हम कहां चलेंगे -1, और जैसे हम -2 पे पहुंचे हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू एल के ऊपर जो है वो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कितने में डिवाइड करेंगी, 5 डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगी, ओरिएंट कर जाएंगी। ठीक है, इसी को मैंने ऊपर लिखा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा रेगुलर क्वांटम नंबर है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम यहां पर कर रहे हैं, वो क्या कर जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाता है। तो इस पर डिपेंड करेगा एल वैल्यू पर। अगर एल ट्रू होगा तो कितनी हमारी पर डायरेक्शन बनेगी, 5। ये मैंने ऊपर देखे डायग्राम यहाँ 5 से क्या की है, शो की है। ठीक है, इसी तरह देखिए हम लिख सकते हैं अगर x इक्वल टू 1 है, आप इसी को इस फार्मूला में पुट करें तो ये हमारा बनेगा m की वैल्यू +1, यहाँ से लेकर कहां चलेगी 0, और फार्मूला यहाँ कहां स्टॉप होगा जाके -1। इसका मतलब अगर l इक्वल टू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी 3। इसका क्या मतलब होगा कि l अगर 1 आएगा तो उस वक्त हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है या ये जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर l से, वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाएगा, अपने आप को ओरिएंट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको सिंपल समझने के लिए आप समझें कि हमारी जो एक सिंगल लाइन है वो 3 के अंदर क्या कर जाएगी, इस तरह से स्प्लिट अप कर जाएगी। तो ये था इस तरह के स्टार्ट में कि किस तरह से इसका फार्मूला बना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, और किस तरह से हम इसकी क्या करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर हम l इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो फार्मूला में +0 लिखें तो 0 प्लस माइनस में नहीं होता, ना वो माइनस में है ना प्लस में है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी और वो 0 होगी। तो अगर l 0 है तो m भी क्या है 0। इसका मतलब l 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी। बात समझ आई। अच्छा, उन्होंने इस चीज को लिखते हुए एक फार्मूला बनाया, कहता है हम उस फार्मूला से भी बता सकते हैं कि अगर हमारे पास l इतना है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होगी। हम उस तरफ आते हैं और वो फार्मूला क्या है, 2l+1। कहते हैं इस फार्मूला से हम क्या बता सकते हैं, वैल्यूज ऑफ m बता सकते हैं। तो कैसे, अगर l हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर दें, 2 × 4 + 1
क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब है m की वैल्यू कितनी होगी 5। और 5 कैसे लिखेंगे, ये मैंने जो आपको ऊपर फार्मूला समझाया, प्लस l से लेकर कहाँ चलना है माइनस l। तो वही बात यहाँ पर बन जाएगी कि स्टार्ट हमने यहाँ से हो जाना है, l की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और जो पुट करने पर कितना आंसर आएगा 5। तो l कितना है 2 प्लस 2 प्लस 1 0 -1 -2, 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू बन गई हमारे पास 5 बन गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपने बात ये समझनी है कि L दरअसल क्या कल डिफाइन कर रहा था, L डिफाइन कर रहा था दीज आर सबशेल। तो सबशेल जो है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को डिफरेंटली क्या कर देता है, ओरिएंट कर देता है। तो अगर L हमारे पास 0 है, तो अभी हमने देखा अगर L 0 है तो M भी कितना होगा 0। इस फार्मूला में पुट कर लें 2 × 0 0 + 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो है M की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने ये नहीं कहना कि 2L 0 + 1, तो ये 0 + 1 तो हुआ करता है 1, तो 1 आपने नहीं लिख देना M, आपने ये वैल्यू है M की कि कितने नंबर होंगे, कितनी ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, ये आपने यहाँ देखनी होती है कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो लिखने का फार्मूला हमारे पास ये है प्लस L से माइनस L। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर L = 0 हमने कहा था ये था S सबशेल, तो इसका मतलब है S सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आप देखें तो सिंगल वैल्यू आती है, सिर्फ एक वैल्यू। यहाँ उसका नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0। इसका क्या मतलब होगा, S सबशेल को जब मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक ओरिएंटेशन होगी। समझ आई? मैंने कहा ना ये नंबर क्या बताएगा, ये नंबर डिस्क्राइब करेगा ओरिएंटेशन। ठीक है, और ये नंबर जो यहाँ पर होगा इसको यहाँ से पुट कर लेंगे, ओरिएंटेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से पता चल रहा है सिंगल ओरिएंटेशन है, मतलब कि आप किसी भी एक्सिस पर देखें तो हमें एक ही तरह की उसकी क्या मिलेगी, एस सबशेल की ओरिएंटेशन मिलेगी। अगर हम यहाँ लिखते हैं P, तो L = हुआ करता है 1। आप यहाँ फार्मूला बनाएं तो 2 × 1 + 1, ये आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास 3। ये क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारे पास यहाँ ओरिएंटेशन कितनी आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हवाले से, इसकी 3, और उनकी वैल्यूज क्या होंगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा। L होगा +1 0, और क्या होगा यहाँ पर -1 होगा। इसका मतलब है P सबशेल जो है ये 3 तरह से अपने आप को क्या कर लेगा, ओरिएंट कर लेगा। अभी हमने इसी चीज को देखना है। तो पहले हम S की बात करते हैं। S को देखते हुए और इन्हीं चीज को देखते हुए हम इसी में टॉपिक शेप वाला भी ले जाते हैं कि हम इन्हीं से क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने चीज यहाँ पर क्या बताई है आप लोगों को, तो ये कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ओरिएंटेशन बताती है, कितनी ओरिएंटेशन है। कोई एक ओरिएंटेशन, जैसा कि यहाँ तो एक ही है, यहाँ कितनी है 3। हर ओरिएंटेशन के लिए हम यहाँ वर्ड क्या यूज कर लेंगे, ऑर्बिटल का। इसका मतलब है सबशेल के अंदर दरअसल ये ओरिएंटेशन किसको डिफाइन करेंगी, ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगी। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि अगर P सबशेल है तो इसके कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओरिएंटेशन एज वेल एज ऑर्बिटल नंबर, ये भी हमें किससे पता चल जाता होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो इसलिए मैंने कहा आपको कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तीसरा सॉल्यूशन जो होता है वो हमें डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिटल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है। इसके ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन देने की वजह से क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल और उन ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन। तो इस वजह से इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम बुक में लिखा है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी है। क्वांटम नंबर क्यों कहा, मैंने शुरू में बताया कि ये ओरिएंटेशन क्वांटाइज्ड हैं, इनके इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं आनी, जो वैल्यूज आ चुकी सिर्फ वही आएंगी। इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ गया, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर या स्पेस ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट जो है ना 2-3 नाम बन चुके हैं इसी वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। अच्छा, हमारा यहाँ पर 7 टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया। मैंने कहा एक तो ऑर्बिटल नंबर बताएगा, दूसरा उसकी ओरिएंटेशन बताएगा, उस ओरिएंटेशन से कि इस किस तरह से ये मौजूद है
हम इनकी क्या बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं। तो जो s ऑर्बिटल आया अभी हमने कहा उसकी सिर्फ और सिर्फ कितनी ओरिएंटेशन है, हर तरफ एक ही ओरिएंटेशन है इसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस अगर हम बनाएं सेंटर में तो इसके गिर्द ये जो s सबशेल है या जो s ऑर्बिटल है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होगा कि न्यूक्लियस से जिधर भी हम चलते हैं क्योंकि यहाँ हर तरफ एक ही तरह की हमें क्या मिल रही है, इसकी ओरिएंटेशन या इसकी डायरेक्शन मिल रही है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल भी कहा करते हैं। इससे ये मतलब होता है कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इस सबशेल के अंदर रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस उसको तमाम साइडों से एक ही तरह से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और एक और बात यहाँ पर आएगी, पहली बात कि उसको तमाम साइडों से अट्रैक्शन जो मिलेगी वो इक्वल मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के हवाले से जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन जो है वो क्वांटाइज्ड हो जाएगा, वो भी एक इतना ही इसके अंदर हो जाएगा। बात समझ आई है? तो ये हम यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल से। और तीसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज सेम on all side around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड में जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग है वो हर जगह पर एक जैसी है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। तो इसको इसलिए हम क्या कहा करते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। तो ये मैंने यहाँ पर 1s बनाया। अब अगर 2s बनाएंगे तो इसके लिए हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे, ये हमारा दरमियान में न्यूक्लियस, ये 1s। और हमने ये भी याद करें कल क्या बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं तो हम ऑर्बिटल को जरा इस तरह से बनाया करते हैं, मुझे कहना पड़ेगा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम दिखाएंगे। ऑर्बिट के लिए एक हम लाइन लगाते हैं, ऑर्बिटल के लिए हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो 1s ये है, क्योंकि हमने पढ़ा था 2s ऑर्बिटल इससे लार्जर होता है, उसका रेडियस भी लार्ज होगा, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो उसको हम इसके ऊपर बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, 2s ऑर्बिटल कहलाएगा। इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा सारे का सारा एरिया यहाँ पर क्या डिफाइन करेगा, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। और ये ऑर्बिटल है, तो ये 1s है, ये 2s है, 3s इससे भी लार्ज होगा, 4s इससे भी लार्ज होगा। इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक है, और ये मैंने टू डायमेंशनल में बनाया है। अगर आप बुक में देखें ना, उसने 1s को कुछ इस तरह दिखाया है कि ये न्यूक्लियस और इसके गिर्द उसने ऐसे कवर ही कर दिया बिल्कुल न्यूक्लियस। ठीक है, ये कवर करने का क्या मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल में क्योंकि इधर भी होगा, तीनों डायमेंशन में होगा, तो इस तरह से वो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो अगर उसका जैसे कहते हैं बायो में क्रॉस सेक्शन एक तरफ से देखें तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर हमने ये कहा था कि इधर इधर जाते जाएं तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0 होती जाएगी, कम होती जाएगी, सिर्फ इधर ज्यादा होगी। तो ये वाला रीजन और इससे इधर आए तो ये रीजन, हम इस रीजन को और अगर तीसरा शेल बनाएं तो ये तीसरा मैं सिर्फ यहाँ हाफ बना रहा हूँ, उसके दरमियान इस रीजन को, इन तमाम रीजन को यहाँ क्या बोला करते हैं, नोड रीजन। या अगर हम इन प्लेन को, इस सरफेस को नूडल सरफेस, या इस प्लेन को क्या कहा करते हैं, नूडल प्लेन कहा करते हैं। ये साथ में हमारा क्या हो गया, एस ऑर्डर की शेप भी हो गई। फिर हम इधर बात कर रहे थे कि जो हमारा P है, अगर हम P देखते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस के अंदर P कितने डायरेक्शन में ओरिएंट कर गया है, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका मतलब है P के जो होंगे वो 3 डिफरेंट क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो अब हम P की तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, P सबशेल। ठीक है, P सबशेल की जो शेप है वो डंबल हुआ करती है। ठीक है, मैंने एक डंबल बना लिया। तो कहता है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो ये 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने आप को ओरिएंट करता है। 3 डिफरेंट डायरेक्शन हमारे पास कौन कौन सी हैं, हम अगर देखें तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और क्या है जेड एक्सिस है। तो तीन ओरिएंटेशंस ये हो सकती हैं कि एक जो है वो एक्स एक्सिस पर पी ऑर्बिटल आ जाए, दूसरा जो होगा वो वाई एक्सिस पर, और जो तीसरा होगा वो कहां पर आ जाएगा जेड एक्सिस पर आ जाएगा। और ये तीनों के तीनों मैंने क्या कर दिए पी ऑर्बिटल यहां जाहिर कर दिए। ठीक है, अगर हम पी लिखेंगे खाली तो ये सबशेल है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो हमें ये तीन डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी ओरिएंटेशन नजर नहीं आती, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये तीन डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करते हैं, और हम इन तीनों डायरेक्शंस के ऊपर फिर हम इसको सबशेल के साथ साथ इसमें इन स्मॉलर डायरेक्शंस को या एनर्जी लेवल्स को क्या नाम दे देते हैं ऑर्बिटल का। ये हमारा एक ऑर्बिटल होता है पी एक्स, ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल होता है पी वाई, और ये तीसरा ऑर्बिटल क्या आ जाएगा पी जेड आ जाएगा। अगर हम इस ऑर्बिटल की बात करें, इसमें और एस में क्या डिफरेंस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के जो चांस हैं वो इस एरिया में है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का चांस क्या है जीरो। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसी के हवाले से ऑर्बिटल की क्या बनाई होती है शेप बनाई होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ यहाँ इधर इधर है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन L2 होगा, L2 को चूंकि हमने सिंबल B कहा था, तो B की हमारे पास शक्ल क्या बन जाएगी इस तरह की डंबल बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ आपने एक और चीज देखनी है कि अगर तो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो मैंने कहा ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं है, तो उस वक्त इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल को क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, क्योंकि तीन है तो तीन की वजह से इसको ये भी कह सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं, थ्री का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये हम इसको क्या कर सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी, उसी डायग्राम की तरफ आए जो हमने स्टार्ट में बनाई थी वेक्टर के। यहाँ देखें, मैंने कहा था आपको इसको समझ में आया, ये वही था कि डिफरेंट ओरिएंटेशन बनानी वेक्टर की मैंने समझाई थी। इसमें देखें तो जब ये वेक्टर इधर पहुंचा, जब ये वेक्टर इधर आया, तो इसकी ये डिफरेंट एंगल बन रहे हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है, और इसका ये एंगल है। ठीक है, तो इसका यहाँ से ये भी मतलब है कि जब हम ऑर्बिटल, मैंने कहा क्योंकि हम इसको यहाँ ना ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं, यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये एक ऑर्बिटल है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में सबशेल का या एंगुलर मोमेंटम का ओरिएंट होना दरअसल किसको डिफाइन करता है, ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ डायरेक्शन क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब है एंगल भी क्या है यहाँ पर क्वांटाइज्ड है। बात समझ आई है। तो अगर तो ये फर्ज करें ये पी सबशेल था, ऐसे समझ लें ये पी सबशेल है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कोई ओरिएंटेशन नहीं, ये इधर ही पड़ा हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन हमारा ये दिखाया जा रहा है, इसका एक एंगुलर मोमेंटम है ये वाला, तो मैंने यहाँ दिखाया। मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये डिफरेंट में आ गया। अब देखिए पहले तमाम पी सबशेल का एक ही एंगल था ये वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एंगल के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, वेरिएशन आ गई। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी के अंदर भी क्या आ चुकी है, यहाँ पर वेरिएशन आ चुकी है। तो इस एंगल के चेंज होने से उनकी एनर्जीज के अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो जो पी ऑर्बिटल है वो दरअसल डीजेनरेट तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एब्सेंस। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आएगा, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में आने पर क्योंकि उसका यहाँ से एंगल चेंज होगा, यहाँ से हम इसको समझ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज आर डीजेनरेट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज आर नॉट द डीजेनरेट। तब इनकी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अच्छा, अब इसी चीज को हम यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं। अगर हमारा इसकी जगह डी आए और एफ आए तो हम उसकी वैल्यू क्या बना सकते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं आगे। तो उसी में हमारे पास डी एफ की या डी की क्या बन जाएगी, शेप और उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन देख लेंगे। अगर L इज इक्वल टू है D, ठीक है, तो L इज इक्वल टू D नहीं, L इज इक्वल टू है 2, तो ये हमारा कौन सा होता है, सबशेल D हुआ करता है। अब इसके लिए M की वैल्यू क्या आएंगी, तो 2L प्लस 1 लगाएं, 2 इंटू 2 प्लस सॉरी L इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, हाँ, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 5। ये क्या होगा, ऑर्बिटल नंबर और ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन कहाँ से निकालते हैं, प्लस L से माइनस L।
तो n की जगह हमने वैल्यू लगा देनी है, क्या बनेगा +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ से लग रहा है देखें कितनी वैल्यू आनी है 5। इस फार्मूला ने भी हमें कितनी वैल्यू बता चुका है, कितनी वैल्यू आ गई है हमारी 5 आई है। इसका मतलब है कि डी सबशेल जो होगा वो अपने आप को 5 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ओरिएंटेशन नंबर, या हमने इसको क्या लिखा है ऑर्बिटल नंबर। ठीक है, यहाँ ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस। जो डी ऑर्बिटल हुआ करता है उसकी दो लूप्स होती है। लास्ट पे हम एफ का भी लिख लें इधर, अगर एफ है तो L3 है, L3 है तो फार्मूला लगाएं जरा 2L + 1 2 × 3 + 1 क्या बन जाएगा 7। तो 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस बनेगी। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी वो हम इसी फार्मूला से लगाएंगे। L3 है तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होंगे, 7 डिफरेंट क्या होंगी ओरिएंटेशन होंगी। तो जो डी है जब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी गई तो इसकी शक्ल इसकी बनी डबल डंबल। ठीक है, ये मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी के हवाले से क्या कर सकते हैं उसकी शेप डिफाइन करते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है ना, ये भी आप बीएससी में पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर इसके ऊपर होता है कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी के हवाले से इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेकर हम इनकी शेप ड्रा किया करते हैं। चूंकि हमने वो यहाँ हमारे टॉपिक में नहीं है तो मैं इसलिए सिंपली ये समझा रहा हूँ कि आप समझ लें कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल होता है जब एल उसका आता है 2 तो उसके हवाले से हमने उसकी शेप बनाई तो ये डबल डंबल बन गई। अब इस हम इसको लिखें ये डी सबशेल को, तब इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो इसी डबल डंबल की 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस बन जाती हैं। और वो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हर एक ओरिएंटेशन को क्या नाम देते हैं ऑर्बिटल नंबर, या क्या नाम देते हैं इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का या ओरिएंटेशन नंबर का। अब किस तरह की 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन बनती हैं, ये वाला जो हमारा सबशेल है इसकी दो लोब्स होती हैं डी में, एक हम कहते हैं एक्स एक्सिस पर मौजूद है और एक क्या है वाई एक्सिस पर है। तो इसकी जो 5 ओरिएंटेशन बनती हैं वो डिफरेंट कैसे बनती हैं, अलोंग 3 एक्सिस ये डिफरेंट बनती हैं। तो हम उसकी बनाते हैं, कहता है एक इसकी ओरिएंटेशन आती है जिसमें दोनों लोब्स एक्स और वाई के दरमियान में आती है। ठीक है, मैंने कहा ये लोब्स कैसे पता चलेंगी, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा अगर वो डी में पड़ा है तो वो इस 5 तरह से क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी के चांस देखे गए हैं। तो हम उन्हीं शेप को ड्रा कर रहे हैं। एक ये है कि वो एक्स और वाई के दरमियान आए तो हम इस ओरिएंटेशन को क्या लिख देते हैं नाम dxy का, और ये हमारा यहाँ पर क्या कहला रहा है एक इसका ऑर्बिटल। एक ये चांस है कि इसकी ओरिएंटेशन, अब इसको y समझ लें इसको z समझ लें, तो वो y और z के दरमियान आ रही है। ठीक है, dxy dy, हाँ ठीक है। और ये हमारी दूसरी ओरिएंटेशन होगी, इसको क्या नाम दे देंगे dyz का। इसमें तीसरी टाइप की जो ओरिएंटेशन आ रही है वो ये है, अब आप इसको x कह लें इसको z कह लें क्योंकि हम 3 डायमेंशनल नहीं बना सकते। एक ये है कि ये ओरिएंटेशन इन बिटवीन x एक्सिस एंड z एक्सिस आ रही है। इस तीसरी टाइप को क्या नाम देंगे dxz का नाम देंगे। ये तीनों के तीनों क्या है ऑर्बिटल हैं किसके डी सबशेल के। अभी दो और हमारी बच गई उसकी तरफ आते हैं। तो चौथी टाइप ये है कि जो चौथी ओरिएंटेशन है वो अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस होती है। ये एक्स है ये वाई है, अलोंग मीन आपने इन एक्सिस के ऊपर डबल डबल बना देना है। ठीक है, और इस ओरिएंटेशन को नाम दिया गया dx² y²। ठीक है, ये इसकी चौथी बन गई। और लास्ट इसकी ओरिएंटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादातर उसकी प्रोबेबिलिटी के चांस कहां पर थे z ऑर्बिटल पर, z जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट पर। तो अब इसका डबल डंबल वो कहता है किस तरह से शो होता है, मैंने कहा ये शेप हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि जब वो सिर्फ z एक्सिस पर आकर किस तरह से ओरिएंट होता था उस पर बनती है।
एक लोब ये है और एक लोब जो है वो इसके गिर्द इस तरह से कॉलर बना दी जाती है, ये एक शक्ल बनती है डोनट शेप। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे ही ज्यादातर मिलेगा या इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से मिलेगा, आपको इस रीजन या इनके इन बिटवीन नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट टाइप की इसकी ओरिएंटेशन को क्या नाम देते हैं, dz स्क्वायर का नाम देते हैं। मे बी ये 5 डिफरेंट टाइप की ओरिएंटेशंस थी d सबशेल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस है तो ये पांचों के पांचों की एनर्जी सेम है और हम इसको क्या बोलेंगे, these are degenerate orbital। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, जैसे मैंने कहा कि हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी, तो डीजेनरेसी क्या होती जाएगी, एंड होती जाएगी। बात समझ आई? अच्छा, अब उन्होंने जो अपने ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज लगाई थी, हर एक ऑर्बिटल को उसने ओरिएंटेशन के हवाले से m की वैल्यू के साथ क्या कर दिया, उसने डिनोट कर दिया। जैसा कि उसने लिखा है कि dxy के लिए dx स्क्वायर जो y स्क्वायर है, इसके लिए m की वैल्यू हुआ करती है +2। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है मैथमेटिकली। और dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू क्या हुआ करती है, 0। ठीक है, इसी तरह से dxy के लिए ये जो हमारा dxy है, इसके लिए m की वैल्यू होती है -2 और ये जो dxz है, इसके लिए वैल्यू होती है -1। ठीक है, और ये जो बाकी बचा है, इसके लिए हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। मे बी ये था हमारा ओवरऑल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लेकर हम किस तरह से d सबशेल्स को या उन ऑर्बिटल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसमें आपने एक चीज ये नोट करनी है कि ये तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल हैं, इनमें एमसीक्यूज क्या बन सकता है, वो ये, एक तो ये कि इनका ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो है, ये इनमें डिफरेंस आ गया। एक और डिफरेंस ये है कि तमाम के तमाम ऑर्बिटल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की शक्लें भी एक जैसी नहीं है। चार की शक्लें एक जैसी हैं, जैसे हमने ये बनाई है 3 और 2 इधर बनाई थी, उस इनमें से 4 की शक्लें सेम है और एक जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जो हमने अभी बनाया dz स्क्वायर। तो इसका मतलब है दूसरा इनके अंदर क्या आ गया कि इनकी शक्लें भी आपस में क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डीजेनरेट भी नहीं है। ठीक है, तीसरा इसमें से हमें ये समझ आ गई इसमें से। तो इस तरह से ना इसका एमसीक्यूज बन सकता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हर एक की इस तरह एक दूसरे से वेरी कर रही, दूसरा मतलब नंबर से हम उसको वेरी करवा रहे हैं। ठीक है, उनका नंबर एक दूसरे से वेरी करता है। दूसरा, इनकी शक्लें जो हैं वो सेम नहीं है, एक 4 की सेम है, एक की डिफरेंट है। और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डीजेनरेसी भी क्या है, डिफरेंट है। और चौथी बात, इनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है। ओरिएंटेशन 3 की तो एक जैसी है, क्या मतलब कि ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, जैसे यहाँ ये सारे एक्सिस के बिटवीन है, लेकिन ये जो निकास बनाए हैं यहाँ पर, इनमें 2 की जो ओरिएंटेशन है वो अलोंग द एक्सिस है। इसका मतलब है इनमें 4 चीजें यहाँ पर वेरी कर गई हैं, ओरिएंटेशन वेरी कर गई है, शक्लें वेरी कर गई हैं, मैग्नेटिक जो नंबर है वो वेरी कर गया है। तो ओरिएंटेशन का तो हमने पहले लिख लिया था सबके लिए कि वो वेरी करेगा ही। इनकी शेप भी क्या है, एक दूसरे से वेरी हैं, जिसमें 4 की सेम है और एक ही क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। और तीसरा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि डीजेनरेसी जो हो जाती है वो एंड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। ये हम जहां लिख लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तभी ऑर्बिटल नजर आती है। ठीक है, तो शेप का वेरी आ गया और डीजेनरेसी, और यहाँ लिख लेते हैं एम नंबर, वो भी इनका क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो ये था भाई हमारे पास ओवरऑल। इसमें से कुछ आपको ये एमसीक्यू उसके वाले से पूछा जा सकता है। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसी के साथ साथ आपने इसकी शेप भी कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, ये कर कर आना है। अच्छा, आप अगर देखें ये 3, अगर हम यहाँ डी लिखें तो डी शुरू होता है 3 से, तो ये 3D है। अगर हम इसी 4D को बनाएं, 4D का ये ऑर्बिटल बनाएं, तो वो इसके ऊपर उसी तरह से बड़ा आता जाएगा। मतलब इसके गिर्द बनाएं तो उसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी हर एक के लिए, जैसे हमने S के लिए किया। ऐसे ही ये P में भी आइडिया है कि जैसे अगर हम P में आते हैं तो ये वाला जो P था, इसके लिए हम कहते हैं ये 2P है,
3p आएगा तो इससे दूर होता जाएगा क्योंकि उसका रेडियस जो हमने कहा है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो अगर आप बनाएं तो इस तरह से एक डॉटेड से बनाकर देख लेते हैं। ये 3p के लिए मैंने ना एक लोब बना दी है x पर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी आ जाएगी, लेकिन चूंकि वो दी नहीं है तो हम उनको नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर हम s की बात कर रहे थे तो उसमें ये एक नोड था, नोडल प्लेन। ये क्या है, बिटवीन द ऑर्बिटल। एस अगर हम देखेंगे तो ऑर्बिटल के इन बिटवीन नोड या नोडल प्लेन आएगा, लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल देखेंगे तो इन ऑर्बिटल के अंदर खुद एक नोडल प्लेन हुआ करता है। ये देखिए जो मैंने ये वाला प्लेन बनाया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस क्या होते जा रहे हैं, कम, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस पर क्या हो जाते हैं, 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्लेन क्या होता है इसमें, नोडल प्लेन, और ये पॉइंट क्या होता है इसमें, नोड पॉइंट होता है। तो s के अलावा ऑर्बिटल के अंदर भी नोडल प्लेन या नोड रीजन मौजूद हैं, लेकिन s ऑर्बिटल के जो अगर हम देखें तो s ऑर्बिटल में ऐसी बात खुद नहीं है, बल्कि उन दो ऑर्बिटल के दरमियान में नोडल प्लेन जो है वो क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। तो खैर ये तो नहीं इस तरह से पूछे जा सकते, समझना है आपने इसमें भी इन ऑर्बिटल के अंदर क्या आ जाएंगे, नोडल प्लेन आ जाएंगे। ये था ओवरऑल हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें से कोई बात पूछनी है तो आप हैंड रेज करके पूछ लें। एक मिनट, ये आगे अगर इलेक्ट्रॉन और हम प्रोटॉन ले लें तो इनकी वेलोसिटी सेम है। ठीक है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं तो यहाँ h भी सेम है, v भी सेम है, तो कौन सी चीज वेरिएबल है, मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी लैम्डा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आपने लिखना है एज द मास इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम other than that of proton, या इसको उल्ट लिख लें कि the mass of proton is 1836 times